हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे रहेंगे। कल हमने जो क्लास स्टार्ट की थी, उसी का आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, पिछले जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले एग्जाम्स वगैरह हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है इस वाले एग्जाम के अंदर, जो हमारा जून 24 में होने वाला है। वैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट का अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड तुम समझते हो या तुम लोगों ने कुछ ट्रेंड वगैरह ऑब्जर्व किया है, तो तुम लोगों को ये पता लग रहा होगा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस में से हर साल क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट पर्ट सीपीएम में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट 3 4 5 अटेम्प्ट से अपना जो ये फोरकास्टिंग है उससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। सिमुलेशन से, वेटिंग लाइन थ्योरी से, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिनमें ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने वो सब क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो कल वाली जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने हमारा फोरकास्टिंग, कैपेसिटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उसके अलावा हमने ये जो लास्ट में अपने किया था फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था। आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज वाली क्लास में हम ईओक्यू स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ईओक्यू एक ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो, तो इस चैप्टर में इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होती नहीं है। फिर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर ईओक्यू का। और ये जो चैप्टर है तुमसे कॉस्टिंग में भी पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन, और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है ओएम में, और इवन दोनों जगह पर क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्टिंग और ओएम दोनों जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है ये। द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। देखो क्वेश्चन में हमें मंथली रिक्वायरमेंट गिवन है और हमें यूज करना होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो अगर मंथली रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट्स है तो एनुअल रिक्वायरमेंट 24,000 यूनिट्स हो गई। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द परचेज प्राइस, एडिशनल ₹2, और परचेज प्राइस है 15%। तो 15% का 20%, ₹3 तो कैरिंग कॉस्ट हो गई, प्लस ₹2 उसमें और ऐड हो जाएंगे तो हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईओक्यू। हमें सबसे पहले ईओक्यू फाइंड आउट करके देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईओक्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ईओक्यू फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट है हमारा ईओक्यू। एंड ईओक्यू जो सॉल्व करते हैं ना, तो ईओक्यू सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। अ, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरह के फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सब फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है 2AO/C करके फॉर्मूला चलता है, 2AO/C का होल रूट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट है वो एक ही जगह आर यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने वैसा ही सीखा हुआ है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट, और ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए स्टैंड फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, आर स्टैंड आल्सो फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ये सारा डेटा हमें क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें सारे नंबर्स लिखने होते हैं। हमें ए की वैल्यू अलग से रिप्रेजेंट करके आनी है, ओ की वैल्यू अलग से रिप्रेजेंट करके आनी है, कैरिंग कॉस्ट अलग से रिप्रेजेंट करके आनी है। लेकिन हमारे पास वही थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज फिल करूंगा तो सारी वैल्यूज फिल करने के बाद में 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट आ रही है हमारी 24,000। 2 × 24,000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ₹25 पर ऑर्डर यहाँ पर गिवन है, तो इनटू 25 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था, ₹15 का 20%, तो ₹15 का 20% ₹3, और ₹2 एडिशनल, तो ₹5 हमारे कैरिंग कॉस्ट के हो गए यहाँ पर। ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम सॉल्व करने के लिए 2 × 24,000 into 25 divide by 5 then root 489.89, यानी हम इसको 490 यूनिट्स कर देते हैं। 490 यूनिट्स तो हमारा ईओक्यू हो जाएगा, ईओक्यू वुड बी 490 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कभी भी तुम कोई ऐसे कैलकुलेशन करो जहां पर तुम राउंड ऑफ की वैल्यू को एक कंप्लीट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, तो तुम उस कैलकुलेशन करते टाइम उसको अप्रोक्सीमेटली वहां पर लिख सकते हो। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अगर कंपनी को 5% कंसेशन मिल रहा है इफ ऑर्डर 2000 यूनिट्स और मोर
बट लेस देन 4000 यूनिट्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्काउंट मिलेगा परचेज प्राइस पर 5% का। तो हमारी जो परचेज प्राइस है वो क्वेश्चन में 15 गिवन है, उस पर हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कब मिलेगा डिस्काउंट? कंडीशन है कि अगर हमारी परचेज क्वांटिटी 2000 से लेकर 4000 के बीच में कुछ भी होगा, कोई भी नंबर, कोई भी अमाउंट होगा। तो कभी ऐसी हमें रेंज गिवन होती है ना कि हम एक पर्टिकुलर रेंज में किसी भी नंबर को हमारी परचेज क्वांटिटी की तरह या एज ए परचेज क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। ऐसी रेंज में हमेशा मिनिमम वाले नंबर को सेलेक्ट करना चाहिए। ये हम लोगों ने कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, ये हम लोगों ने अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा है और इस चैप्टर की अच्छी तरह क्लास ली है तो हमने तब भी ये पढ़ा है। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जितना ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत, ऐसा मान लो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होती है, उससे कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन में कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमें अगर कॉस्ट को कम करना है और हमें एक रेंज 2000 टू 4000 गिवन है कि हम 2000 से 4000 तक किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर दे सकते हैं, तो हमेशा हमें मिनिमम वाले नंबर को सेलेक्ट करना चाहिए। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी ना, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी, वो बोल तो रहा है 2000 से 4000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम रखेंगे 2000 यूनिट्स। सो इफ हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी अगर 2000 यूनिट्स है तो हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा परचेज कॉस्ट। हमने कितना मनी स्पेंड किया परचेज करने में। तो देखो, हमें परचेज तो 24,000 यूनिट्स करनी है। एक यूनिट है 15 रुपीज की, 15 रुपीज की है ना, लेकिन हमें 5% यहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। हमें यहां पर 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, 5%। तो 15 माइनस 5% करेंगे तो 14.25 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा हमारा नंबर। ठीक है, 14.25 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 यूनिट से, तो दैट वुड बिकम 3,42,000। तो हमारा जो परचेज है उस पर हमें 3,42,000 स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, परचेज के बाद नेक्स्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओ क्यू, यहां पर ओ क्यू ही रहेगा इनटू ओ। यहां पर सिर्फ ऑर्डरिंग क्वांटिटी यूज की जाएगी, क्योंकि हम ईओ क्यू 490 वाला नंबर यूज नहीं कर रहे, हम यहां पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी यूज करें जिस पर हमें कंसेशन अलाउ किया गया है। सो अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये जो होगा हमारा ए वुड बी 24,000, ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो हमारी आ रही है दैट वुड बी 2000 इनटू ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी हो जाएगी ₹25 पर ऑर्डर। तो 12 इंटू 25, ये 300 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 24,000 डिवाइड बाय 2000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 12 इंटू 25, ये हमारा 300 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। ठीक है, ओ क्यू का मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी, 2 अपने पास है, अपन हाफ कर रहे हैं उसका, और सी का मतलब होता है, सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट। तो ओ क्यू है 2000 अपॉन 2 इंटू सी। कैरिंग कॉस्ट ध्यान से समझना है यहाँ पर। कैरिंग कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 14.25 हमारी परचेस कॉस्ट आ रही थी। 14.25 हमारी परचेस कॉस्ट आ रही थी, उसका 20%, उसका 20%, उसका, बिल्कुल उसका 20% एडिशनल 2 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 14.25 इंटू 20% प्लस 2 एक्स्ट्रा, तो 4.85, एंड 4.85 इंटू 1000,
4850। तो हमारी ये जो कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 4850। एंड ये हमारे जो तीनों टोटल तीनों कॉस्ट आ गई है, परचेज, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 347,150। 3,47,150 हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी सेकंड केस के लिए, यानी 2000 यूनिट ऑर्डर वाले केस के लिए। टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी ₹347,150। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपनी गेट ए कंसेशन ऑफ 10%। कंपनी इज गेटिंग कंसेशन ऑफ 10%। परचेज प्राइस पर मिल रहा है व्हेन 4000 यूनिट्स एंड मोर का ऑर्डर किया जाता है। तो मैंने अभी भी ये बात बताई थी, कभी ऐसे रेंज गिवन हो जहां पर हमें 2000, 4000, 4000 एंड मोर, अच्छा 4000 एंड मोर में 5000 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम, मैंने तुम्हें बताया, जितना बड़ा तुम नंबर चूज करोगे, कैरिंग कॉस्ट उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो बेटर है कि हम सबसे छोटे वाले नंबर को चूज करें। सो इस क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में, इस क्वेश्चन का जो हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें हम यहाँ पर ले रहे हैं 4000 यूनिट्स। तो हमारी जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी दैट वुड बी 4000। जैसे लास्ट में 2000 थी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, यहां पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो होगी दैट वुड बी 4000। ऑर्डरिंग क्वांटिटी मींस OQ। ओके, ऑर्डरिंग क्वांटिटी मींस OQ। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड, सॉरी। सो यहाँ पर भी हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और एक बार और देख लो, यहाँ पर हमें 10% का कंसेशन मिल रहा है। यहाँ पर हमें जो डिस्काउंट अवेल किया जा रहा है वो है हमारा 10%। तो परचेज हमें 24,000 यूनिट्स ही परचेज करनी है, इनटू 1 यूनिट इज प्राइस्ड ₹15, परचेज प्राइस 15, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इट वुड बी 13.5। लेकिन हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ₹15 माइनस 10% हमें डिस्काउंट अवेल किया जा रहा है, तो दैट वुड बी 13.5। तो 24,000, 3,24,000, 3,24,000। ठीक है, अच्छा अभी हमने कैलकुलेट कर लिए परचेज, देन हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे कैरिंग। ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, पहले ऑर्डरिंग कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला अभी मैंने लास्ट वाले फॉर्मूले में भी लिखवाया था, यहाँ पर A अपॉन OQ इंटू O। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, A अपॉन OQ इंटू O, A 24,000 अपॉन OQ इस केस में है 4,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹25। तो 6 इंटू 25, 150। 150 रुपीज। और लास्ट रहेगा हमारा कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला वुड बी सेम, OQ अपॉन 2 इंटू C। सो इस केस में OQ वुड बी 4,000 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट ध्यान से समझना, 13.5 का 20%, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 13.5 का 20%, 2.7 प्लस ₹2 एडिशनल, 4.7, 4.7, 4.7 इंटू 2,000, 9,400। टोटल कॉस्ट वुड बी
335,550 टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 335,550। 333,550 सॉरी, 333,550 ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द अबव थ्री वे ऑफ ऑर्डर्स कंपनी शुड अडॉप्ट, कि कंपनी ईओक्यू वाला ऑर्डर प्लेस करे, या कंपनी 2000 यूनिट्स वाला ऑर्डर प्लेस करे, या कंपनी 4000 यूनिट्स वाला ऑर्डर प्लेस करे। सो हमने 2000 के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, 4000 के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए, एक हम ईओक्यू के लिए भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। 2000 वाला बेस्ट है, 4000 वाला और ईओक्यू वाला। अच्छा, हमारा ईओक्यू आ रहा था 490 यूनिट्स का, ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो पहले फर्स्ट हो जाएगा हमारा परचेज। अच्छा, जैसे हमने बात की थी, यहां पर तो हमें कोई डिस्काउंट अवेल नहीं किया जा रहा है, तो 24,000 यूनिट्स इंटू ₹15 पर यूनिट है ये हमारा परचेज प्राइस, 3,60,000। वैसे तो यहीं पर आंसर हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि ये जो 4000 वाली हम कॉस्ट को केवल इस परचेज कॉस्ट से कंपेयर करेंगे ना, तो ये ऑलरेडी परचेज कॉस्ट अकेला उससे ग्रेटर आ रहा है, उससे बड़ा नंबर है। तो वैसे तो यहीं पर आंसर हो गया, लेकिन फिर भी हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला सेम, ए अपॉन ईओक्यू, एंड ईओक्यू में एक बार वापस से याद दिला देता हूं, हमारा ईओक्यू यहाँ पर 490 यूनिट्स आ रहा था, इनटू ओ 25, सो 24,000 डिवाइड बाय 490 इंटू 25, ये लगभग 1225 रुपीज के आसपास है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ यहाँ पर ₹1225। ये हमारी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। लास्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आता है यहाँ। तो हम चाहे ना तो कैरिंग कॉस्ट को 1225 लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर कैलकुलेशन ओ ईओक्यू अपॉन 2 इंटू 5 रुपीज आ रही थी, ओरिजिनली 5 रुपीज थी ये, तो 490 अपॉन 2 इंटू 5, 1225 ये आ रहा है हमारा। अच्छा, टोटल कॉस्ट 3,64,000, क्योंकि हो जाएगा 62,450, 62,400 3,62,450। तो अभी हमें तीनों को कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो तीनों को कंपेयर करके हमें पता लग गया कि 4000 क्वांटिटी का ऑर्डर करना बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन लिख दोगे लास्ट में कि हम 3000 क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे, बिकॉज उसकी वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम आ रही है, इस वजह से हम यहाँ पर 3000 क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे। चलो, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, और सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ईओक्यू वगैरह कैलकुलेट करना है यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, देखो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारा डेटा, ये मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट वगैरह करने के काम में आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं, तो तुम इनको डायरेक्ट यहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमें मार्केट की डिमांड गिवन है। अच्छा, मार्केट में कितनी भी यूनिट्स की डिमांड हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस डिमांड को कितना फुलफिल करती है, उस पर डिपेंड करता है। मार्केट में कूलर की रिक्वायरमेंट होती है, एसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मार्केट में मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट में 1000 एसी हर साल सेल होते हैं, तो क्या एक ही कंपनी वो सारे के सारे एसी सेल कर देती है क्या? नहीं। तो एक कंपनी, जो हमारी कंपनी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मार्केट के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे।
तो ये वाला डेटा गिवन तो होता है, लेकिन हमें इस डेटा को इग्नोर करना होता है। ठीक है, अगर हम इस डेटा को इग्नोर करेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। इस डेटा को हमें इग्नोर करना है, ध्यान रखना। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, नॉर्मल यूजेज गिवन है, मिनिमम यूजेज। ये शायद मैंने सेम क्वेश्चन जो हमारे मॉड्यूल में गिवन है वही पिक किया है यहाँ पर। तो नॉर्मल यूजेज, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज। अच्छा, हमारा यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ना, हम उसको नॉर्मल यूजेज से यहाँ पर यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट को, हमारी जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल यूजेज से उसको स्टार्ट करेंगे। तो 100 ट्यूब्स पर वीक गिवन है, पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगी 5200 यूनिट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है ईओक्यू कैलकुलेट करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार ईओक्यू तो यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूं। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी का होल रूट। ठीक है, तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 5200, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, कैरिंग कॉस्ट है 20% एंड 20% ऑफ कॉस्ट होता है वो। तो 20% ऑफ 500 कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो 52 104,000 10400 10, इसका रूट करना है हमें। तो 101.9 आ रहा है ये ईओक्यू जो हमारा आ रहा है, वो आ रहा है 101.9 और 102 कर देते हैं, 102 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। ईओक्यू कंप्लीट है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है इस क्वेश्चन का, सप्लायर विलिंग टू सप्लाई 1500 यूनिट्स 5% डिस्काउंट, क्या ये एक्सेप्टिंग होगा या नहीं होगा? तो ये एक्सेप्टिंग है या नहीं है, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो एक बार तो हम ईओक्यू को फॉलो करके ऑर्डर प्लेस करेंगे और हम वहां पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और एक बार हम 1500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हम ईओक्यू को फॉलो करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो रहेगा उसमें हम ईओक्यू को फॉलो करेंगे, एंड ईओक्यू हमारा 102 यूनिट्स आ रहा है। ईओक्यू फॉलो करेंगे एंड ये आ रहा है 102 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस पर हम टोटल कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा परचेज। परचेज तो हमें 5200 यूनिट्स करनी है। यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह अवेल नहीं किया है। डिस्काउंट हमें तब मिलेगा जब हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1500 होगी। यहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी 102 है। तो क्वेश्चन में देखो, परचेज की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ट्यूब दे रखी है 500 इंटू ₹500, ये तो परचेज हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ होता है। ए हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू 100 दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, हम इसको यूज कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट लास्ट है हमारे पास में। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी। सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो और ईओक्यू अपॉन 2 इंटू यहाँ पर है 100, इस केस में है हमारी 100। तो हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला 5200 इंटू 500, 26 लाख हो जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 26 लाख। नेक्स्ट वाला नंबर ये हो जाएगा 5100 कर देते हैं। 5098 हो रहा है, 5098 हम इसको 5100 कर देते हैं। और ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये वाला नंबर भी 5100 होगा। तो टोटल कॉस्ट 26,10,200, 26,10,200 ही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और ये टोटल कॉस्ट किसके लिए आ रही है? ये ईओक्यू वाले केस के लिए हमारी टोटल कॉस्ट है। सेकंड, इसी में हम 1500 यूनिट्स वाला भी ऑर्डर सॉल्व करेंगे कि 1500 यूनिट्स पर हमें कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमें 5% डिस्काउंट अवेल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी ना, वो 1500 यूनिट्स होगी।
सो यहाँ पर भी वही परचेज कॉस्ट आ जाएगी। एक तो हमारी परचेज तो अभी भी हमें 5200 यूनिट्स ही करनी है, लेकिन इस बार हमें 5% कंसेशन मिलेगा। तो 500 माइनस 5%, 475 पर यूनिट ही हमारी प्राइस रह जाएगी। टोटल कॉस्ट 24,70,000 हो जाएगी। 24,70,000, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन ई ओ क्यू इंटू ओ, यहां पर ओ क्यू चलेगा, ए अपॉन ओ क्यू इंटू ओ। वैसे ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, ठीक है। टेक्निकली इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी गिवन है, लेकिन टेक्निकली इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। जब हम क्लास लेते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, तब हमें इस क्वेश्चन का जो टेक्निकल मिस्टेक है वो पता लगता है। फिलहाल के लिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। और लास्ट में आ जाएगा हमारा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला होता है ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। अच्छा, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमें परचेज प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है। कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में 20% गिवन है, 20% ऑफ परचेज प्राइस। तो 475 का 20% 95 हो जाएगी हमारी कैरिंग कॉस्ट। तो 750 इंटू 95, 71,250। 750 इंटू 95, 71,250। तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2541,600, 2541,597 आ रहा है ये, ठीक है। ये आ रहा है 2541,597। तो क्या हमें डिस्काउंट ले लेना चाहिए? अगर हम डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो 26,10,000, डिस्काउंट अवेल करने पर 25,41,000, तो डिस्काउंट ले लेना चाहिए। यानी 1500 यूनिट्स पर क्वार्टर ऑर्डर करना बेस्ट है। नेक्स्ट हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और ये जो हमारे 3 लेवल्स है ये भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल देखो यहाँ पर ये फोर्थ वाले फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट होगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम यूजेज गिवन है, मैक्सिमम यूजेज 200 और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 8 वीक्स का, ठीक है। तो मैक्सिमम यूजेज, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा तो मैं अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम यूजेज 200, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 8 वीक्स, तो ये हो जाएगा 1600 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल। अच्छा, यहां पर भी देखोगे तो 1600 यूनिट्स काम में आएगा हमारा मैक्सिमम स्टॉक में, और मिनिमम स्टॉक में भी देखोगे तो रीऑर्डर लेवल गिवन है तो 1600 काम में आएगा। इसीलिए हमें पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल देख लेते हैं। आर ओ क्यू या ई ओ क्यू बोलते हैं, एक ही बात होती है। आर ओ क्यू बोले या ई ओ क्यू बोले एक ही बात है। तो ई ओ क्यू आया हमारा 102 माइनस मिनिमम यूजेज एंड मिनिमम डिलीवरी पीरियड, क्वेश्चन में ही गिवन है। मिनिमम यूजेज गिवन है 50 एंड मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज 6, 50 एंड 6। अच्छा, नॉर्मल यूजेज 100 और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड गिवन नहीं है। देखो हमें एक रेंज गिवन है 6 to 8 डिलीवरी पीरियड की, लीड टाइम की। तो 6 मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है। तो नॉर्मल जो उनका एवरेज होगा फिर वो हो जाएगा, दैट वुड बी 7। तो ये वाला नंबर तो 900 हो जाएगा, 900 यूनिट। ये वाला नंबर तो 900 यूनिट्स हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला नंबर है 1702, 1402 यूनिट्स हो जाएगा। और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम से क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो इस बार मुझे लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर बार जो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आता है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वोगल सबसे करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास में सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ये है ना, मैं इसमें बहुत सारी बातें होती है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले डिमांड सप्लाई को चेक करना होता है, तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए हम लोगों को, ये सब चीजें को बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक करेंगे कि क्या डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल हो रहा है या नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई का टोटल देंगे तो 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 34, एंड ये भी 34 आ रहा है, 9 और 7 16 और 18 34 हो रहा है। तो डिमांड सप्लाई का टोटल सेम है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्वेश्चन को एक एक मेथड से करेंगे, पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करेंगे, देन लीस्ट कॉस्ट मेथड करेंगे, देन वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड। और भी मेथड होते हैं, मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और उसके अलावा हमारा एक स्टेपिंग स्टोन मेथड भी होता है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो भी मेथड हमारे पास में अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं और जितना टाइम हमारे पास में है, उतना टाइम में हम केवल ये 3 मेथड थोड़ा सा सीख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नाम से ही पता लग रहा है, हमें एक डायरेक्शन फॉलो करनी है। ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये वेस्ट है, हमें ये वाली डायरेक्शन फॉलो करनी है इस क्वेश्चन में, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मैं एक बार ये सारा डेटा यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो डेटा फिल करने का तरीका, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टेबल बना रखी है। टेबल में इसको बोला जाता है सेल। जो कॉस्ट है ना, वो सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में हम यहाँ पर लिखेंगे 274। सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई कहीं भी लिख दो। नेक्स्ट है 331, ये भी राइट बॉटम कॉर्नर में आएगा इस तरफ। नेक्स्ट आएगा 547, 547 इस तरफ आ जाएगा, 8 इस तरफ आ जाएगा, 7। डिमांड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो। 162 14, 162 14 और 7 9 18। 7 9 18, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर। 7 9 एंड 18 एंड 5 8 7 14, 5 8 7 14। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि इस पूरी टेबल का, जो भी हमारे पास ये टेबल गिवन है, ये पूरी टेबल, इस पूरी टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। तो अगर ध्यान दोगे ना, तो इस पूरी टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है। मैं एक बार टेबल पे ही दिखा देता हूं, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो हम पूरी टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखकर उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो ठीक है, हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मिल गया यहाँ पर, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हम ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला रहेगा, हम इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और ऑक्यूपाई करने के बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर का मतलब सोर्स ए है, डेस्टिनेशन पी है। सोर्स ए 5 यूनिट सप्लाई करने को रेडी है, डेस्टिनेशन पी 7 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। तो हम ड्यू टू बॉटलनेक ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट ही ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इस दिस सप्लाई वुड बिकम 0, एंड अभी भी हमारे पास जो पी की डिमांड है वो 2 रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही सप्लाई 0 होती है, जैसे ही हमारी सप्लाई 0 होगी, हम उस एरिया को वहां से एलिमिनेट कर देंगे। तो हम यहां से इस क्वेश्चन में रो ए को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो रहा था, थोड़ा सा इशू था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सेलेक्ट किया, और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, 1 मिनट रुको। जो यहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसको सेलेक्ट किया,
और डिमांड सप्लाई को चेक किया, डिमांड सप्लाई में जो भी मिनिमम नंबर था वो वहां पर हमने ट्रांसपोर्ट किया। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद में हम क्या करते हैं, उस पूरे रो को, जो भी हमारा जिस तरह भी डिमांड एंड सप्लाई जीरो हो जाती है, उस पूरे रो को हम एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर कॉलम में ऐसा होता है तो हम कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन का जो स्टेप रहता है, तो एलिमिनेशन का स्टेप ऐसा रहता है, हम है ना इसको एलिमिनेट करने के लिए इस तरह से ब्रोकन लाइन यूज करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए ऐसे ब्रोकन लाइन यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम एक फेयर टेबल भी बनाते हैं। वो फेयर टेबल बनाना भी मैं तुम्हें बताऊंगा, फेयर टेबल बनाने का तरीका क्या रहता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, हम वापस से रिमेनिंग, देखो ये वाली मैट्रिक्स बची क्योंकि फर्स्ट वाली रो डिलीट हो गई ना, तो रिमेनिंग मैट्रिक्स ये है। और इस मैट्रिक्स का अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो हम इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऑक्यूपाई करने के बाद, यानी सेलेक्ट हुआ है बी एंड पी। ठीक है। बी इज सप्लाइंग 8 यूनिट्स एंड पी इज डिमांडिंग फॉर 2 मोर यूनिट्स। तो यहां पर मिनिमम जो है वो 2 है, तो 2 आ जाएगा। दिस 2 becomes 0 आफ्टर दिस इवेंट, और दिस becomes 6, क्योंकि हम वहां पर 8 यूनिट्स अवेलेबल थी जिसमें से हम 2 यूनिट्स ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। तो बी के पास रिमेनिंग जो सप्लाई रहेगी वो 6 यूनिट्स की बाकी बची रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर है ना P का टोटल 0 हो गया, यानी हमारी P की जो डिमांड है वो 0 हो गई। तो हम यहाँ पर P को भी एलिमिनेट कर देते हैं। रिमेनिंग मैट्रिक्स देखेंगे तो रिमेनिंग मैट्रिक्स हमारी ये वाली बचेगी। इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला हो जाएगा हमारा। तो इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B एंड Q। तो B इज रेडी टू सप्लाई 6 यूनिट्स एंड Q इज डिमांडिंग 9 यूनिट्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे? 6, ड्यू टू बॉटलनेक। और इसकी वजह से दिस 9 becomes 3, दिस 6 becomes 0। सो हम यहाँ पर B को भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि B अपनी जितनी सप्लाई कर सकता था वो कर चुका है। अच्छा, रिमेनिंग मैट्रिक्स हमारे पास में ये रिमेनिंग रहेगी। इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हो गया हमारे पास। इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर 3 यूनिट्स। अच्छा, इसकी वजह से दिस 3 becomes 0, दिस 7 becomes 4, और 3 वाली वैल्यू 0 हो गई, मतलब कॉलम Q वुड बी एलिमिनेटेड। अच्छा, ये रिमेनिंग रहा है हमारे पास में। तो अगर मैं इसका भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखूंगा तो ये वाला हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आएगा। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं हम 4 यूनिट्स के लिए। तो 4 यूनिट्स के लिए हमने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से दिस 4 becomes 0, दिस 18 becomes 14, और 4 वाला 0 हो गया ना, तो रो सी एलिमिनेट हो जाएगी ब्रोकन लाइन से। और ये लास्ट वाला नंबर बचा है, इसके अलावा पूरी टेबल एलिमिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पर 14 यूनिट्स आ जाएगी। उसके वजह से दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, और हमारा आंसर जो यहाँ पर कैलकुलेट होगा ना, तो आंसर हम लिखने का तरीका ये होता है फ्रॉम एंड टू। ठीक है। जैसे कि फ्रॉम सोर्स ए टू डेस्टिनेशन पी को हमने ट्रांसपोर्ट की है। ठीक है। 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट की है एट द प्राइस ऑफ ₹2, तो टोटल कॉस्ट वुड बी 10। देन बी टू पी हमने 2 यूनिट ट्रांसपोर्ट किए एट द प्राइस ऑफ ₹3, तो 6। क्यू टू, सॉरी, बी टू क्यू, फ्रॉम बी टू क्यू हमने ट्रांसपोर्ट किए 6 यूनिट एट द प्राइस ऑफ ₹3, 18 रुपीज। नेक्स्ट, सी टू क्यू 3 यूनिट्स, ₹4 पर यूनिट, 12। सी टू आर 4 into 7 rupees per unit, 28। And C2D, sorry, D2R, sorry, D2R 40 units at the price of ₹2, 28। हम इन सबको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से। पहले अभी हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो सारे नंबर्स वगैरह उसी तरह से लिखने होते हैं, 274,331।
274,331। मैं इस बार एक ही पेन से लिखूंगा ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है। 547 एंड 162 एंड 162। अच्छा, नेक्स्ट 7 9 18, तो इधर आ जाएगा हमारा 7 9 एंड 18। एंड जो सप्लाई है वो होगी 58740। सप्लाई वुड बी 58740। अच्छा, सॉल्व करने का स्टेप ये होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड है ना, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को देखते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड में मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट देखोगे तो यहाँ पर ये 1 आ रही है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी टेबल में मिनिमम कॉस्ट को देखते हैं 1, तो इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कितनी यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई कर पाएंगे? 8 यूनिट्स के लिए। दिस 8 बिकम्स 0, दिस 18 बिकम्स 10, और ये 0 हुआ ना, तो हम बी को एलिमिनेट कर देते हैं। हम इस तरह से इसे बी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग टेबल का जो मिनिमम है, एक और मिनिमम है यहाँ पर देखो 1। ठीक है, अच्छा, दोनों 1 में से किसी को भी पहले सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है पहले ऊपर वाले 1 को या पहले नीचे वाले 1 को सेलेक्ट किया जाए, दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अभी इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं 7। दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 7, और पी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पी की डिमांड फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, पूरी टेबल में नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 2 आ रही है हमारे पास में। 2 मिनिमम कॉस्ट ऑक्यूपाई करते हैं फॉर 7 यूनिट्स। ड्यू टू दिस 7 बिकम 0, 10 बिकम्स 3, एंड डी वुड बी एलिमिनेटेड क्योंकि डी जितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था वो उतनी यूनिट सप्लाई ऑलरेडी कर चुका है। रिमेनिंग मैट्रिक्स में अगर देखोगे ना, तो तुम ये दोनों 4 है हमारे पास मिनिमम नंबर। वैसे तो तुम किसी को भी सेलेक्ट करो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुम पहले लेकिन कोशिश ये किया करो, एक स्पेसिफिक स्टेप मान लो तुम इसको। तुम ऐसा मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ये वाला 4 सेलेक्ट करते हो तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा? मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा 7। और अगर तुम ये वाला 4 सेलेक्ट करते हो तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा 3। तो पहले कम कॉस्ट पर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन वाला सेलेक्ट कर लो तुम। यानी पहले हम ये नीचे वाला 4 सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 7 यूनिट एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 7 हो जाएगा। ड्यू टू दिस 7 becomes 0, दिस 9 becomes 2। ठीक है, एंड सी वुड बी एलिमिनेटेड। सी इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सी की जो सप्लाई है वो खत्म हो चुकी है। जितनी यूनिट वो सप्लाई कर सकता था वो ऑलरेडी कर चुका है। नेक्स्ट मिनिमम नंबर यहाँ पर देखोगे तो 4 है, और 4 पर हम ज्यादा से ज्यादा 3 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ड्यू टू रिमेनिंग डिमांड जो है वो 3 बची हुई है, तो इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास में ये रिमेनिंग रहेगा 2। तो यहाँ पर हम 2 यूनिट सप्लाई कर देते हैं। तरीका वही फ्रॉम एंड टू रहेगा। जब हम फ्रॉम एंड टू को यूज करते हैं तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इन दोनों नंबर्स को जहां जहां पर भी हमारे पास सिलेक्शन हुए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फाइनली हम लास्ट में ऐड कर देंगे, और एक ये वाला और है हमारे पास। लास्ट में हम इसको ले जाके ऐड कर देते हैं। मैं तुम्हें बता रहा था, एक और पॉइंट भी मैं तुम्हें बता रहा था फेयर टेबल बनाने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं एक बार फेयर टेबल, क्योंकि मैंने एक फेयर टेबल भी यहाँ पर छोड़ा है। फेयर टेबल बनाने के लिए भी स्पेस कैसे बनेगी वो मैं समझाता हूँ। मैं वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड की बात करवा देता हूँ। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड, सेम नंबर 2351, क्योंकि हम सेम ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन तुम्हें ऑप्टिमम सॉल्यूशन पूछ रहा है तब तो बात ही अलग है, क्योंकि वो मोदी मेथड पे चला जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सॉल्व करो, लीस्ट कॉस्ट मेथड सॉल्व करो, गूगल अप्रोक्सिएशन मेथड सॉल्व करो, तो जो भी मेथड तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा तुम उस मेथड को फॉलो करोगे। जैसे अभी हम गूगल अप्रोक्सिएशन मेथड सॉल्व करें, 2351 7346 7346 एंड 4172 4172 58714। मैं इस बार पेन चेंज कर लेता हूँ। 58714
14 तो हमारी सप्लाई है एंड 7 9 18 हमारे लिए डिमांड हो जाएगी। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने ऑलरेडी इस मेथड को पहले सॉल्व किया है, तभी ये समझ में आता है। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड स्टेप ये होती है कि ईच रो एंड ईच कॉलम में से हम दो मिनिमम नंबर लेते हैं, उन दो मिनिमम नंबर का हम डिफरेंस लिख लेते हैं, उस डिफरेंस को पेनल्टी बोला जाता है। हर एक रो हर एक कॉलम में से हम दो मिनिमम नंबर लेके उनका डिफरेंस लेते हैं और उस डिफरेंस को बोला जाता है पेनल्टी। तो फर्स्ट वाली रो के दो मिनिमम नंबर है 2 एंड 4। नंबर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो सिंपल कॉस्ट है, वो डिमांड सप्लाई को इग्नोर करते हैं। तो दो मिनिमम नंबर्स है 2 एंड 4, डिफरेंस वुड बी 2। दो मिनिमम नंबर्स है 1 एंड 3, डिफरेंस वुड बी 2। दो मिनिमम नंबर्स है 4 एंड 5, डिफरेंस वुड बी 1। दो मिनिमम नंबर्स है 1 एंड 2, डिफरेंस वुड बी 1। दो मिनिमम नंबर्स जैसे हमने हर एक रो के लिए कैलकुलेट किया, ईच रो के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, सो फॉर ईच कॉलम भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। टू मिनिमम नंबर्स आर 2 एंड 1, डिफरेंस वुड बी 1। टू मिनिमम नंबर्स आर 3 एंड 4, डिफरेंस वुड बी 1। टू मिनिमम नंबर्स आर 1 एंड 2, डिफरेंस वुड बी 1। सो डिफरेंस निकालने के बाद हम मैक्सिमम डिफरेंस मिनिमम कॉस्ट देखते हैं। तो मैक्सिमम डिफरेंस फर्स्ट रो की पेनल्टी जो है वो 2 है, सेकंड रो की पेनल्टी है वो भी 2 है, तो दोनों मैक्सिमम डिफरेंस की कैटेगरी में आ रहा है, दोनों मैक्सिमम पेनल्टी की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन फर्स्ट वाली मैक्सिमम पेनल्टी के साथ मिनिमम कॉस्ट है 2 और सेकंड वाली मैक्सिमम पेनल्टी के साथ मिनिमम कॉस्ट इज 1। ठीक है, अब ये कैसे देखते हैं? फर्स्ट वाली पेनल्टी इस रो में मिनिमम कॉस्ट देखते हैं विच इज 2 एंड सेकंड पेनल्टी के साथ इस रो में मिनिमम कॉस्ट देखते हैं विच इज 1। तो पहले 1 का नंबर आएगा, इस वाले 1 का नंबर आएगा सबसे पहले, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट ये है हमारे पास में। तो मैक्सिमम पेनल्टी विथ मिनिमम कॉस्ट, तो मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 एंड 2। अगर मैक्सिमम पेनल्टी 3 2 होती ना तो फिर 3 सेलेक्ट हो जाता। मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर इस पे 1 है और इस पे 2 है, तो इस वजह से पहले 1 का नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 वुड बी सिलेक्टेड। अच्छा, हम 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और ऑक्यूपाई करके हम यहाँ पर 8 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस 8 becomes 0, दिस 18 becomes 10 और बी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ रो बी वुड बी एलिमिनेटेड। अच्छा, वापस से सेम पेनल्टीज वगैरह अगेन कैलकुलेट की जाती है, पेनल्टीज दोबारा से कैलकुलेट होती है। तो पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे तो 2-1-1, क्योंकि सेकंड रो एलिमिनेट हो गई है इस वजह से हम उसकी सेकंड रो की पेनल्टी के प्लेस पर डैश यूज कर रहे हैं। इधर कॉलम पेनल्टीज अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉलम पेनल्टीज हो जाएगी 1 2, क्योंकि 4 एंड 6 दो मिनिमम नंबर्स है, इनका डिफरेंस 2 एंड 2 एंड 4 दो मिनिमम नंबर्स है, इनका डिफरेंस भी 2। सो बहुत सारे 2 आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम पेनल्टी बहुत सारे 2 है। इस मैक्सिमम पेनल्टी पर 4 है, इस मैक्सिमम पेनल्टी पर 2 है और इस मैक्सिमम पेनल्टी पर सॉरी 2 है, ये 4 नहीं है, ये 2 है। अच्छा, ऐसा कभी हो जाए ना, तो देखो अभी मेरे को यहाँ पर ये पता लगा कि इस मैक्सिमम पेनल्टी पे मिनिमम कॉस्ट 2 है एंड इस मैक्सिमम पेनल्टी पे मिनिमम कॉस्ट 2 है। तो हम ये देख लेंगे कि फिर हम ज्यादा से ज्यादा कहां पर ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। तो यहां पर हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे 5 यूनिट्स और यहां पर हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे 10 यूनिट्स। तो पहले 10 वाला नंबर आ जाए। ट्रांसपोर्टेशन चेक करते हैं डिमांड सप्लाई से कि कितनी डिमांड कितनी सप्लाई है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम फॉर 10 यूनिट्स। ठीक है, जैसे ही ये 10 यूनिट के लिए सेलेक्ट होगा, दिस 10 becomes 0, दिस 14 becomes 4 और कॉलम आर वुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, पेनल्टीज हम अगेन कैलकुलेट करेंगे। पेनल्टीज सिर्फ एक बार कैलकुलेट नहीं होती है, बार बार होती है। तो डिफरेंस 2 एंड 7 का डिफरेंस है 5 डैश 1 5 1 2 डैश। मैक्सिमम पेनल्टी 5, मिनिमम कॉस्ट 1, मैक्सिमम पेनल्टी 5, मिनिमम कॉस्ट 2। तो पहले 1 का नंबर आ जाएगा। अगर दोनों 1 होते तो फिर हम चेक करते कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कहां कर रहे हैं। मैक्सिमम पेनल्टी, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन, मैक्सिमम पेनल्टी, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है,
सो इस 5 को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर हाउ मैनी, इस 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर 4 यूनिट्स। ठीक है, ड्यू टू दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 0 और डी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। सो अगेन पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे, वन लास्ट टाइम पेनल्टीज कैलकुलेट हो रही है इस क्वेश्चन में। तो पेनल्टीज 5 डैश 1 डैश, क्योंकि एलिमिनेट हो चुका है। और कॉलम पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो कॉलम पेनल्टीज रहेगी 3, क्योंकि 2 और 5 रिमेनिंग रहा है 3। ठीक है, एंड 3 3 3 डैश। एक बार मैं इसको सही तरह से कर लेता हूँ। पेनल्टीज रहेगी यहाँ पर 3 3 एंड डैश। एंड मैक्सिमम पेनल्टी अगर देखोगे ना तो ये ऊपर रो पेनल्टी 5 आ रही है, तो इस पर मिनिमम कॉस्ट है 2। तो 2 को हम 3 यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई तो है 5 की, डिमांड है 3 की, तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 यूनिट ही ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। दिस वुड बिकम 0, दिस वुड बिकम 2 एंड P वुड बी एलिमिनेटेड। अभी अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना तो अभी हम यहाँ पर रो पेनल्टी नहीं निकाल पाएंगे। रो पेनल्टी इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 नंबर चाहिए। लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, तो 2 नंबर्स बचे ही नहीं है पेनल्टीज निकालने के लिए। तो अगर कभी ऐसा हो ना तो जो भी रिमेनिंग नंबर्स होते हैं हम उनको डायरेक्ट ऑक्यूपाई कर देते हैं। जैसे 7 रिमेनिंग रहा है तो 7 को 2 यूनिट्स ऑक्यूपाई कर देंगे, ड्यू टू दिस 2 बिकम 0, दिस 9 बिकम 7, और ये 4 बचा है तो इसको 7 यूनिट्स कर देंगे, 0 एंड 0, सॉरी दिस वन वुड बी 0। और फिर वही हम फ्रॉम एंड टू करके मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, फेयर टेबल बनाने का मतलब ये होता है, देखो फेयर टेबल, ऐसी एक टेबल बनाने के बाद में फेयर टेबल कैसे बनाते हैं, 2351 2351, हम सारी टोटल कॉस्ट यहाँ पर अलग से लिख देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 7346 7346, और नेक्स्ट हो जाएगा 4172। तो नेक्स्ट हो जाएगा 4172। और जहां पर भी हमारा ऑक्यूपाइजेशन आया है ना वो ऑक्यूपाइजेशन हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे 32, यहाँ पर हमारा ऑक्यूपाइजेशन आया है 3, यहाँ पर आया है 2, नेक्स्ट रो में आया है 8, इसके बाद 7 4 एंड 10। तो ये हमारा है 7, दिस वुड बी 4 एंड दिस वुड बी 10। और इन दोनों नंबर्स को मैंने तुम्हें बताया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट है ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है असाइनमेंट, उसको करते हैं। असाइनमेंट में जैसे ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड एंड सप्लाई का टोटल सेम होना चाहिए, अगर टोटल सेम नहीं होता तो वहां पर हम डमी कॉलम डमी रो वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के तुम्हें मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे को जो लगता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वहां पर करवा दिया है कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा, या तुम्हारा प्रॉफिट का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है जिसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे ही असाइनमेंट का हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो असाइनमेंट में भी यहाँ पर क्या गिवन है कि एक डेयरी प्लांट है, उसके पास 5 टैंकर्स है, 1 2 3 4 5, और ये 5 टैंकर्स है ना, इनके लिए 5 डिलीवरी रूट्स है ABCDE, और इन रूट्स का जो डिस्टेंस वगैरह है वो नीचे किलोमीटर्स में यहाँ पर गिवन है इस वाली टेबल में। ठीक है, हमें इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में जहां पर हम डिमांड एंड सप्लाई का टोटल इक्वल करते हैं, असाइनमेंट का जो स्टेप होता है, पहली स्टेप ये होती है कि हमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं इक्वल है या नहीं है। तो नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पर 5 है, तो इक्वल है। अदरवाइज डमी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये अगर तुम देखोगे तो एक तरह से मैराथन है, और इस मैराथन का मतलब ही ये होता है कि तुम्हें ऑलरेडी आइडिया है, बस हम एक बार हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हम रिवाइज कर रहे हैं, और वो हमें पता होने चाहिए क्या क्या हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABCDE 5 रूट्स है, और 1 2 3 4 5 5 टैंकर है।
असाइनमेंट हंगेरियन मॉडल लगता है। स्टेप होती है रो ऑपरेशन की, जहां पर हर एक रो में से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करके उसको लेस किया जाता है। देन कॉलम ऑपरेशन, हर एक कॉलम में से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करके उसको लेस किया जाता है। उसके बाद इंप्रूव करने वाली टेबल होती है, इंप्रूव करना चेक करते हैं कि हम वहां पर जीरो को कवर करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कवर्ड लाइंस तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, इंप्रूवमेंट वाली स्टेप में। इस इंप्रूवमेंट वाली स्टेप होती है हर एक रो में से, यानी जो अनकवर्ड नंबर है उनमें मिनिमम सेलेक्ट किया जाएगा, अनकवर्ड में से लेस किया जाएगा, इंटरसेक्शन पर ऐड होगा, और जो रिमेनिंग कवर्ड नंबर्स रहते हैं ना वो एज इट इज नोट डाउन कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी स्टेप्स तुम्हें तभी याद रहेगी जब तुमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 160, 130, ये आ जाएगा रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और एक इम्प्रूव्ड, बस ठीक है, काम हो जाएगा। 175, मैं जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है ना उन्हीं नंबर्स को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। ये हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, हम इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहेंगे। सॉरी, ठीक है। तो लास्ट वाला एक बार मैं 55, 35, 55, 35, 70, 80, 105। सबसे पहले होती है स्टेप रो ऑपरेशन। सबसे पहले हम रो ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वाली टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे रो ऑपरेशन टेबल में। अच्छा, रो ऑपरेशन टेबल क्या होती है? रो ऑपरेशन टेबल ये बोलती है कि हमें ईच रो में से, हर एक रो में से, ईच एंड एवरी रो में से हमें मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है, और वो जो नंबर है वो उसी पर्टिकुलर रो में से लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली रो अगर ऑब्जर्व करेंगे ना हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाली रो ऑब्जर्व करते हैं, तो फर्स्ट वाली रो का मिनिमम नंबर है 130। तो पूरी रो में से हम 130 माइनस कर देंगे। ठीक है, रो ऑपरेशन। तो फर्स्ट वाली रो का मिनिमम नंबर इज 130, तो हम पूरी रो में से 130 माइनस कर देंगे। तो अगर हम पूरी रो में से 130 माइनस कर देते हैं, एक मिनट रुको, मैं इसको कंप्लीट कर लूं। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। अच्छा, फर्स्ट वाली रो का मिनिमम नंबर इज 130। अगर हम पूरी रो में से 130 को माइनस करेंगे तो 160 बिकम्स 30, 0, 45, 60 एंड 70। ठीक है, नेक्स्ट वाली रो, जैसे फर्स्ट वाली रो का मिनिमम नंबर था 130, सेकंड रो का मिनिमम नंबर इज 120। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम रो, यानी सेम ही अपने कॉलम में या सेम ही रो में मिले, अलग अलग भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 15, 10, नहीं 15, 0, 10, 15, 0, 10, 40 एंड 55, क्योंकि हम 120 माइनस कर रहे हैं सेकंड रो में से। थर्ड रो का मिनिमम नंबर वुड बी 110, देन 30, 0, 45, 60 एंड 75। नेक्स्ट रो का मिनिमम नंबर इज 50, देन 0, 0, 30, 30 एंड 60, एंड लास्ट रो का मिनिमम नंबर इज 35, देन 20, 0, 35, 45 एंड 70। ये हमारी रो ऑपरेशन है।
अभी रो ऑपरेशन से हम आगे चलते हैं और हम इसको कन्वर्ट करते हैं कॉलम ऑपरेशन में। कॉलम ऑपरेशन में, अच्छा, जैसे रो ऑपरेशन में हमने क्या किया, हर एक रो में से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करके लेस किया। कॉलम ऑपरेशन में हर एक कॉलम में से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करके लेस करते हैं, और इसी टेबल से बनती है कॉलम ऑपरेशन। नई टेबल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमें वापस से क्वेश्चन पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी टेबल से, रो ऑपरेशन से ही हम कॉलम ऑपरेशन की टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन ए बी सी डी ई एंड 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम ऑपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम का मिनिमम नंबर इज 0। अगर तुम देखोगे फर्स्ट कॉलम का मिनिमम नंबर क्या है, 0। तो मिनिमम नंबर अगर 0 है तो हम पूरे कॉलम में से अगर 0 को लेस करेंगे ना, तो सारे के सारे नंबर्स एज इट इज आएंगे। जैसे ये आ जाएगा 30, 15, 30। एक बार इसके बाद वाले नंबर हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये वाला, नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम नंबर 0 है तो मैंने सारे 0 ही कंटिन्यू किए। नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम नंबर है 10, तो ये 35, 0, 35। नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम नंबर है 30, तो 30, 10, 30। उसके बाद वाले नंबर्स भी फिल करेंगे हम। नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम नंबर है 55, 15, 0, 20। इधर फिल करेंगे तो 0 और 20 हो जाएगा। इधर 0 0 ही थे सब। इधर 10 मिनिमम था तो 20 एंड 25। इधर हमारा 30 मिनिमम था, फोर्थ वाले कॉलम में 30 मिनिमम था, तो 0 एंड 15। एंड लास्ट वाले कॉलम में हमारा 55 मिनिमम था, तो 5 एंड 15। ये हमारी कॉलम ऑपरेशन की टेबल बन गई। अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद कॉलम ऑपरेशन की टेबल में जितने भी जीरो होते हैं उन सारे जीरो को, जितने भी जीरो कॉलम ऑपरेशन की टेबल में होते हैं उन सारे जीरो को मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कवर किया जाता है। जितने भी जीरो है सारे जीरो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से कवर किए जाएंगे। तो हम यहाँ पर सारे जीरो को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मिनिमम होनी चाहिए, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 5 जीरो एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 जीरो और यहाँ पर एक साथ कवर हो जाएंगे। 2 लाइंस कॉलम ऑपरेशन में ही कर देते हैं हमेशा। अच्छा, एक जीरो हम यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये 2 जीरो भी एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी जीरो थे वो सारे कवर हो गए। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। कॉलम्स कितने हैं, 5। कवर्ड लाइंस कितनी है, 3। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो हमें इंप्रूव करना होता है, और इंप्रूव करने के लिए नेक्स्ट टेबल, इंप्रूव्ड टेबल बना रहे हैं हम। इंप्रूव्ड टेबल बनती कैसे है, अनकवर्ड नंबर्स में से मिनिमम सेलेक्ट किया जाता है, अनकवर्ड में से लेस किया जाता है, इंटरसेक्शन पर ऐड किया जाता है, कवर्ड नंबर्स एज इट इज आते हैं। अनकवर्ड में से मिनिमम नंबर सेलेक्ट किया जाता है, अनकवर्ड में से लेस किया जाता है, इंटरसेक्शन पर ऐड, कवर्ड एज इट इज। मीनिंग ध्यान से देखना, अनकवर्ड, मैं सिर्फ अनकवर्ड नंबर को हाईलाइट कर रहा हूं, ये सब अनकवर्ड नंबर्स है। अनकवर्ड नंबर्स में से मिनिमम इज 15। 15 को सेलेक्ट किया जाएगा, अनकवर्ड में से लेस किया जाएगा 15, इंटरसेक्शन पर ऐड किया जाएगा 15, कवर्ड एज इट इज आएंगे। अनकवर्ड में से 15 लेस करेंगे, इंटरसेक्शन पर 15 ऐड करेंगे, यहां पर 15 लेस करेंगे अनकवर्ड में से, इंटरसेक्शन पर ऐड करेंगे, बाकी जो कवर्ड नंबर्स रिमेनिंग है वो एज इट इज आएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी हम नेक्स्ट इंप्रूव टेबल बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट है अनकवर्ड 30, 30 वुड बिकम 15, क्योंकि अनकवर्ड में से लेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 15 कवर है ना, तो वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 30 अनकवर्ड है तो वहां पे लेस होगा। नेक्स्ट 0 कवर्ड है तो एज इट इज, और लास्ट में 20 अनकवर्ड था तो वहां पे 5 आ जाएगा, क्योंकि अनकवर्ड में से लेस करना है। अच्छा, नेक्स्ट वाला 0 15 0 15 0,
क्योंकि इंटरसेक्शन है, बाकी सब कवर्ड है। तो 0, 15, 0, 15 एंड 0। इसके बाद नेक्स्ट है 20, 0, 20, 20 एंड 10। क्योंकि हम 15 माइनस कर रहे हैं, तो कवर्ड वाले तो एज इट इज रहेंगे और अनकवर्ड वालों में से माइनस करेंगे, तो 20, 0, 20, 20, 10 ये हो जाएगा। ये 20, 0, 20, 20 एंड 10। 15 मिनिमम है, तो 15, 10, 15, 0, 0, 15, 10, 15, 0 एंड 0। एंड लास्ट है हमारे पास में 15 मिनिमम है, तो 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 0। ठीक है। अब यहां पर भी हम क्या करते हैं, सारे जीरो हम एलिमिनेट कवर करते हैं। अच्छा, यहां पर है ना ऑब्जर्वेशन चलता है हमेशा। अब ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट जब हम रेगुलर क्लास लेते हैं, क्योंकि असाइनमेंट की ऑलमोस्ट 6-7 घंटे की क्लास होती है, तब हमें असाइनमेंट के बारे में आइडिया लगता है, असाइनमेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। जब हम ये रेगुलर क्लास लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। तो सेम हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। 5 लाइन में कवर हो रहा है, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन सारे जीरो, 4 लाइन एंड सॉरी 5 लाइन में सारे जीरो कवर हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कवर लाइन सब इक्वल है। अगर ऐसा कोई केस हो जाता है ना जहां पर नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, कवर लाइंस इक्वल हो जाती है, तो फिर उस टेबल को हम कवर नहीं करते, उस टेबल में हम सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन कैसे होते हैं, ऐसे रो ऐसे कॉलम सिलेक्ट किए जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही जीरो, ऐसे रो या ऐसे कॉलम्स देखो जिसमें सिर्फ एक ही जीरो हो। तो जैसे फर्स्ट वाले कॉलम को अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो फर्स्ट वाले कॉलम में एक ही जीरो है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई जीरो सेलेक्ट होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में कोई और जीरो होता है ना, तो वो कैंसिल हो जाता है। वापस से ऐसे रो या ऐसे कॉलम देखो जिसमें सिर्फ एक ही जीरो है। जैसे थर्ड कॉलम को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो थर्ड कॉलम में एक ही जीरो है, तो थर्ड कॉलम का वो वाला जीरो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके करस्पॉन्डिंग में कोई और जीरो है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ कॉलम में भी एक ही जीरो है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ओरिजिनली दो जीरो थे लेकिन एक कैंसिल हो गया है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, दिस वन। ये सेलेक्ट होगा, तो करस्पॉन्डिंग में और कोई जीरो होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब वापस से देखो, फिफ्थ कॉलम में थे तो 3 जीरो, लेकिन अभी एक ही रिमेनिंग रहा है इसके पास में, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग में ये जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगा, और एक लास्ट ये वाला जीरो बचा है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब फाइनल आंसर हम लिखेंगे, रूट ए पर टैंकर नंबर 5 जाएगा, रूट बी पर टैंकर नंबर 3 को हम भेजेंगे, रूट सी पर टैंकर नंबर 2, रूट डी पर टैंकर नंबर 1 एंड रूट ई पर टैंकर नंबर 4 जाएगा। अब कितना कितना डिस्टेंस है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनके बीच में कितना कितना डिस्टेंस है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A to 5 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, A to 5 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। B to 3 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। B to 3 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। C to 2, अब ये जो डिस्टेंस है ना, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे C to 2 है तो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है। D to 1 है 50, 110, 50 एंड E to 4 है, एंड E to 4 की वैल्यू है 80। बस इन सबको ऐड कर दोगे, यही हमारी टोटल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, यही हमारा नंबर आंसर होगा। 200 प्लस 130 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 80, 570 हमारा टोटल डिस्टेंस है, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर है ना मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस तरीका ये होता है, रो ऑपरेशन से पहले पूरी टेबल जितनी भी मैट्रिक्स है हमारे पास में, उसमें से सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं,
उसमें से पूरी टेबल को माइनस करते हैं और बाकी रिमेनिंग जो टेबल बचती है उसमें सारी यही वाली स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब हम अच्छी तरह से चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं तब हमें ये बातें समझ में आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्यूइंग थ्योरी, वेटिंग लाइन थ्योरी। वेटिंग लाइन थ्योरी जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारी बुक में 9 डिफरेंट फॉर्मूले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 9 डिफरेंट फॉर्मूले हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करें। तो फिलहाल के लिए ये हमारे पास में 2 क्वेश्चंस है, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी में हम मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बोली है कि तुम्हें ये थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि ये हम यहाँ पर जो क्लास वगैरह देख रहे हैं या तुम जो क्लास देख रहे हो वो बेसिकली एक मैराथन क्लास है। सो तुम्हें ये ऑलरेडी पता होना चाहिए क्यूइंग थ्योरी क्या होता है, लेमडा क्या होता है, म्यू क्या होता है, अराइवल रेट क्या होती है, सर्विस रेट क्या होती है, इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अगर डेटा पर जाए तो हमारे पास टिकट्स और इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आती है अराइवल रेट है 20 रिक्वेस्ट पर आवर, और एक रिक्वेस्ट को सर्व करने में, ठीक है, सर्विस टाइम जो है वो 2 मिनट्स का दिया हुआ है। तो अराइवल रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा से। लेमडा है 20 रिक्वेस्ट पर आवर। सर्विस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ठीक है, सर्विस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, हम एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक रिक्वेस्ट में 2 मिनट लगते हैं, तो हम 1 घंटे में 1 आवर में 30 रिक्वेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने कस्टमर आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं 20 कस्टमर, और हम कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं? 20 कस्टमर पर आवर हमारे पास अराइव हो रहे हैं, और हम कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं? 30 कस्टमर पर आवर हम सर्व कर पा रहे हैं। अच्छा, पहला पॉइंट है सिस्टम यूटिलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट सिस्टम यूटिलाइजेशन। सिस्टम यूटिलाइजेशन को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन म्यू। ठीक है, लेमडा का मतलब अराइवल 20 अपॉन म्यू का मतलब 30 सर्विस, तो दिस वुड बिकम 66.67%। तुम इसको 0.6666 भी लिख सकते हो, तुम इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, तो 66.67%। सेकेंड क्वेश्चन, आइडल सर्वर के आइडल रहने की परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सर्वर के आइडल रहने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, उसका फॉर्मूला चलता है, आइडलनेस का फॉर्मूला होता है P0 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। तो 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू तो आ गया 66.67%, तो रिमेनिंग बचा 33.33%। यानी हमारा सर्वर काम कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 67% लगभग, और हमारा सर्वर खाली बैठा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33% अराउंड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड नंबर वेटिंग टू बी सर्व। अगर कोई भी कस्टमर अपनी सर्विस के लिए वेट कर रहा है तो वो अपनी सर्विस के लिए वेट करेगा क्यू में। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू का फॉर्मूला लगेगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, ई एन क्यू बोलते हैं। ई का मतलब एवरेज एक्सपेक्टेड, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। लेमडा कितना हो गया अपना? 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 अपॉन 30, 30 माइनस 20, तो 400 अपॉन 300, 1.33 कस्टमर पर आवर, 1.33 कस्टमर पर आवर। तो क्वेश्चन में नंबर लिखा हुआ है और वेटिंग टू बी सर्व्ड। सर्विस के लिए कोई भी कस्टमर कहां वेट करेगा? सर्विस के लिए कस्टमर वेट करेगा क्यू में, तो फॉर्मूला यहां पर लगेगा एन क्यू का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इन सिस्टम। तो टाइम के लिए हम W यूज करते हैं, सिस्टम के लिए हम S यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में, डी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा EWS का।
EWS का फॉर्मूला होता है 1/μ माइनस लेमडा, 1/μ माइनस लेमडा। तो 1/30 माइनस 20, 1/10। 1/10 या तो आवर्स में हो गया या फिर 6 मिनट्स में हो गया। ठीक है, क्योंकि टाइम है तो आवर्स में या मिनट्स में होगा। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो यहां पर जो फॉर्मूला चलता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स वाला फॉर्मूला चलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन द सिस्टम, यहां पर देखो टाइम को w और सिस्टम को s से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर जो फॉर्मूला चलता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन म्यू की होल पावर n इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा अपॉन म्यू मतलब 20/30 की होल पावर, n क्वेश्चन में गिवन है हमें 4 कस्टमर्स, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर इंटू 1 माइनस 20/30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, 20/30 इंटू पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.068, 0.0658, और मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो 6.58%। ये इस क्वेश्चन के, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए ये उन सबके आंसर है। फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए इस चैप्टर के। इस चैप्टर में 9 फॉर्मूले हैं, तो 5 फॉर्मूले ऑलरेडी यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 5 फॉर्मूले यूज हो गए। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे को जहां तक ध्यान है 2 या 3 टाइम्स या 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि अराइवल रेट जो है वो 2 पर आर है, मतलब लैम्डा, एंड सर्विस रेट है वो 4 पर आर है, मतलब म्यू। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले में लैम्डा की वैल्यू गिवन है 3 पर आर, एंड सर्विस रेट म्यू जो गिवन है वो है 4 पर आर। ठीक है, आवरली वेजेस, हमारा जो अटेंडेंट है हम उसको आवरली वेजेस पे करते हैं। आवरली वेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 रुपीज पर आवर। और आवरली कॉस्ट ऑफ मशीनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क, मशीनिस्ट अपने काम से दूर है, मशीनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क। मशीनिस्ट का काम है मशीन को ऑपरेट करना। अगर वो मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है, मतलब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने एक सर्विस काउंटर बना रखा है, उस काउंटर में टूल्स रखे हुए हैं। टूल्स देने के लिए वहां पर हमने एक अटेंडेंट रखा हुआ है। वर्कर के पास टूल्स खत्म हो जाते हैं, मशीनिस्ट के पास टूल्स खत्म हो जाते हैं, तो मशीनिस्ट यहाँ पर काउंटर पर पहुंचते हैं और अपने टूल्स के लिए उनको बताते हैं। जो काउंटर पर हमारे पास अटेंडेंट खड़ा हुआ है, इस अटेंडेंट को टूल्स के लिए बताया जाता है। सो अटेंडेंट के पास में आते हैं, अपने टूल्स लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। मशीनिस्ट का काम है मशीन को ऑपरेट करना। मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अलग अलग मशीन्स लगी हुई है और 2 या 3 मशीनिस्ट के पास टूल्स खत्म हो गए। वो सारे मशीनिस्ट यहाँ पर आके लाइन में खड़े हो अपने अपने टूल्स लेने के लिए। अच्छा, जो मशीनिस्ट सबसे आगे लाइन में खड़ा हुआ है, जो उसने अपने टूल्स अटेंडेंट को बताया, अटेंडेंट अंदर गया, वो टूल्स ढूंढ कर लेकर आएगा और उसको लाकर वो दे देगा। ठीक है, उसको कुछ टाइम लगेगा। मीनवाइल जितना टाइम उससे लग रहा है अटेंडेंट को टूल्स देकर आने में, क्या ये मशीनिस्ट अपने काम से दूर है क्या, अपने वर्क से अवे है क्या? इज ही अवे फ्रॉम हिज जॉब? यस, ही इज अवे फ्रॉम हिज जॉब, क्योंकि इसकी जॉब है मशीन को ऑपरेट करना, लेकिन ये मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये अपने टूल्स के लिए वहां पर खड़ा हुआ, लाइन में खड़ा हुआ वेट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद में ये 2 मशीनिस्ट और लाइन में लगे हुए हैं। ये मशीनिस्ट भी इसलिए लगे हुए हैं कि ये आगे वाले मशीनिस्ट का पहले नंबर आएगा, ये अपने टूल्स वहां से लेगा और वहां से टूल्स लेके निकल जाएगा। जब तक फर्स्ट वाले मशीनिस्ट की सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये लोग भी अपना वेट करते रहेंगे वहां पर खड़े। क्या ये लोग भी अपने वर्क से अवे है क्या? क्या आर दीज गाइस अवे फ्रॉम हिज वर्क? यस, दीज गाइस आल्सो अवे फ्रॉम हिज वर्क। सो सिंपली मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी मशीनिस्ट सिस्टम में प्रेजेंट है, इन द सिस्टम, सिस्टम में 2 चीजें होती है, उसकी सर्विस चल रही है या वो अपनी सर्विस के लिए वेट कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में
ही वुड बी अवे फ्रॉम हिज वर्क, वो अपने काम से दूर होगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट गिवन है हमें क्वेश्चन में 40 रुपीज। सो पहला क्वेश्चन है, हमें नंबर कैलकुलेट करना है मशीनिस्ट बीइंग सर्व्ड एंड वेटिंग टू बी सर्व्ड। और मैंने तुम्हें अभी बताया है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सर्विस चल रही है प्लस सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं, दोनों मिलाकर बनता है सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा नंबर इन सिस्टम। ठीक है, नंबर इन सिस्टम यानी फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ई एन एस का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, ई एन एस का फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। ई एन एस का फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। तो क्वेश्चन में लेमडा है 3, म्यू माइनस लेमडा है 4 माइनस 3, तो लेमडा हो जाएगा 3 मशीनिस्ट पर आर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम यहां पर, टाइम वेटिंग फॉर सर्विस, सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं तो वो क्यू में होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में टाइम लगेगा, फॉर्मूला लगेगा डब्ल्यू क्यू का। टाइम के लिए डब्ल्यू, और वेटिंग फॉर सर्विस, तो सर्विस के लिए कोई भी कहां वेट करता है, सर्विस के लिए वेट करता है क्यू में। ई डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला लगेगा। ई डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। अच्छा, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था 5 फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, 2 और फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 9 फॉर्मूले होते हैं, तो बाकी बचे हुए 2 फॉर्मूले से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। एक तो होता है नॉन एमटीक्यू वाला फॉर्मूला होता है, अगर तुम लोगों का पढ़ा हुआ है तो नॉन एमटीक्यू का फॉर्मूला चलता है। एक फॉर्मूला चलता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एनक्यू चेंज हो जाता है, तो वो 2 फॉर्मूले और रह जाते हैं अपने बाकी। तो लेमडा हो गया इस क्वेश्चन में 3 अपॉन 4, 4 माइनस 3, तो 3 अपॉन 4 मीनिंग 0.75 आवर्स और 45 मिनट्स। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 8 आवर्स के ऑपरेशन की। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट लगेगी, एक तो अटेंडेंट की वेजेस, एक तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे अटेंडेंट की वेजेस। अच्छा, अटेंडेंट 8 आवर्स के लिए है और हम अटेंडेंट को क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 रुपीज पर आवर पे करते हैं। ठीक है, सॉरी 30 रुपीज पर आवर है। अटेंडेंट की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज पर आवर है। तो अटेंडेंट की वेजेस है ₹30 पर आवर, और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 आवर्स के लिए। तो फॉर 8 आवर्स, तो अटेंडेंट की वेजेस तो हो जाएगी 240 रुपीज। एक यहां पर इस क्वेश्चन में अवे कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया है कि अवे कॉस्ट जो कैलकुलेट की जाती है, अवे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जितने भी मशीनिस्ट हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है, वो सारे मशीनिस्ट अपने जॉब से दूर है, अपने वर्क से दूर है, अवे फ्रॉम देयर वर्क है। तो कितने मशीनिस्ट हमारे पास सिस्टम में है वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीनिस्ट इन सिस्टम, क्योंकि ये सब अपनी जॉब से दूर है। अच्छा, ये पर आर है ना, ध्यान से देखना, ये पर आर है, तो आवरली कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, आवरली कॉस्ट लिखी हुई है 40। देखो आवरली कॉस्ट है तो ये 40, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू ₹40 पर आवर। और ऐसा हमें कितने आवर्स के लिए करना है, ऐसी हमें कैलकुलेशन 8 आवर्स के लिए करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ईएनएस जो है, एक मिनट रुको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ईएनएस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। 3 मशीनिस्ट है, 1 machinist would charge ₹40 for 8 hours, तो ये हो जाएगा हमारा 32,960, 960 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सिस्टम हो जाएगा 1200 रुपीज। टोटल कॉस्ट जो हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ पर 1200 रुपीज हो जाएगी।
अच्छा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अभी हमने क्या किया है कि पहले हमारे पास एक ही अटेंडेंट था, अब यहाँ पर दो अटेंडेंट एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों ही अटेंडेंट को 30 रुपीज पर आवर पे किया जा रहा है। ईच इज पेड, ईच मींस बोथ ऑफ अटेंडेंट वुड गेट 30 रुपीज इंडिविजुअली, ठीक है, और ईच एबल टू सर्व एवरेज 3 कस्टमर पर आवर या 3 मशीनिस्ट पर आवर। अच्छा, एक चीज ध्यान से सोचना, फॉर एग्जाम्पल हमारी शॉप है, बेकरी की शॉप है, तो अभी हमारी बेकरी की शॉप पर मान लो पर आवर 20 कस्टमर आते, हमने हमारी शॉप में काम करने के लिए 2 बंदे रखे हुए, और अगर हम एक और बंदा इंक्रीज कर दे, एक और हमारी शॉप में हेल्पर हम इंक्रीज कर दे, तो क्या नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? अभी हमारे पास पर आवर 20 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो अगर हमारी शॉप में हम एक्स्ट्रा एक और हेल्पर वहां पर पुट करते हैं शॉप में, तो क्या नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, अराइवल ज्यादा हो जाएगा? नहीं, लेकिन एक और हेल्पर होने की वजह से सर्विस रेट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को सर्व कर पाएंगे। तो यहां पर सर्विस रेट कितनी है? ईच 3, तो सर्विस रेट कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि ईच एबल टू सर्व 3 मशीनिस्ट, तो 2 लोग हैं, तो 2 लोग मिलकर कितने मशीनिस्ट को सर्व करेंगे? 6 मशीनिस्ट को। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एंड टोटल कॉस्ट के लिए अवे कॉस्ट भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अवे कॉस्ट में हमें ईएनएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ईएनएस कैलकुलेट करते हैं। क्यों ईएनएस कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि सिस्टम में जितने भी मशीनिस्ट होंगे वो सब अपने वर्क से अवे होंगे, दूर होंगे। तो फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा तो हमारा उतना ही रहेगा 3, ठीक है, लेकिन सर्विस रेट देखो, ईच एबल टू सर्व 3 मशीनिस्ट पर आवर, तो 2 लोग हैं तो वो 6 मशीनिस्ट को सर्व कर पाएंगे, तो 3/3 ये हो जाएगा 1 मशीनिस्ट पर आवर। 1 मशीनिस्ट पर आवर। अभी यही जैसा हमने यहाँ पर 2 कॉस्ट कैलकुलेट की थी, अटेंडेंट की वेजेस और अवे कॉस्ट, ऐसी ही कैलकुलेशन यहाँ पर भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं अटेंडेंट वेजेस। सो इस बार हमारे पास में 2 अटेंडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, ₹30 पर आवर फॉर 8 आवर्स, और ऐसे हमारे पास में 2 अटेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 अटेंडेंट्स, ये हो जाएगा 480 रुपीज अवे कॉस्ट। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा उसको फॉलो नहीं करूंगा फॉर्मूले को। ईएनएस जो आया है वो आया है 1 मशीनिस्ट, सॉरी 1 रुपी नहीं है, ये 1 मशीनिस्ट है। ईएनएस जो आया है वो 1 मशीनिस्ट पर आवर है। अच्छा, आवरली कितना होता है? 40 रुपीज, और फॉर 8 आवर्स 320 रुपीज, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 800 रुपीज। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कंपेयर करके हमें बताओ कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है, क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट निकालने को बोला गया है, तो हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। चलो अभी एक और थोड़ा सा हम कर लेते हैं, फिर जो बाकी बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट वो हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जो हम शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग आसान है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में सीक्वेंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं सीक्वेंस वगैरह बनाने के, तो कौन कौन से तरीके हमें क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं? एफसीएफएस, ईडीडी, एलएस, एसपीटी, एलपीटी एंड सीआर, ये सारे तरीके हमसे सीक्वेंस बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास 5 जॉब्स गिवन है, उन 5 जॉब्स में कितना कितना ड्यू डेट है, ड्यू डेट मींस अवेलेबल टाइम, ठीक है, उन 5 जॉब्स के लिए कितना कितना टाइम अवेलेबल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इन सारी जॉब्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब प्रोसेसिंग टाइम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें
FCFS, EDD, LS, SPT, LPT, CR, ये 6 डिफरेंट प्रायोरिटी रूल्स को यूज करके हमें यहाँ पर सीक्वेंस बनाना है। तो ये सारे प्रायोरिटी रूल्स यूज करने के लिए, वैसे क्वेश्चन में जितने प्रायोरिटी रूल्स पूछे जाए ना, सिर्फ तुम्हें उतने ही करने, ध्यान रखना। ये सारे प्रायोरिटी रूल्स यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में हम पहले सारी जॉब्स लिख देते हैं। जॉब्स है हमारे पास में ABCDE। इनका ड्यू डेट ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 10, 8, 2, 3, 4। इनका वर्क रिमेनिंग टाइम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, 6, 4, 5, 8, 1। तो यहां तक का डेटा तो मैंने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हमें स्लैक टाइम फिल करना है। स्लैक टाइम का फॉर्मूला होता है ड्यू डेट माइनस वर्क रिमेनिंग टाइम। ठीक है, तो ड्यू डेट में से वर्क रिमेनिंग को अगर हम माइनस कर लेंगे ना, तो हमारा स्लैक आ जाएगा। तो स्लैक हो जाएगा 4, 4 -3 -5 एंड 3, ये हमारा स्लैक हो जाएगा। और क्रिटिकल रेशो अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो क्रिटिकल रेशो का भी फॉर्मूला होता है। क्रिटिकल रेशो का फॉर्मूला होता है ड्यू डेट, रेशो है ना तो A अपॉन B की फॉर्म में होगा, ड्यू डेट डिवाइडेड बाय वर्क रिमेनिंग टाइम आ जाएगा। तो अगर हम ड्यू डेट और वर्क रिमेनिंग को, यानी हम इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो डिवाइड करने पर हमारा क्रिटिकल रेशो आ जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1.666 आएगा। 10 डिवाइड बाय 6, 10 डिवाइड बाय 6 1.67 आएगा। क्रिटिकल रेशो आ जाएगा 1.67। 8 बाय 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 बाय 5 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। 3 बाय 8 करेंगे तो 37 पॉइंट कुछ आएगा, 37.5। 3 बाय 8 0.375 आएगा। एंड 4 बाय 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमें टेबल सबसे पहले फिल कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो, एक एक प्रायोरिटी रूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी रूल है FCFS। फर्स्ट प्रायोरिटी रूल है FCFS। FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिंपल सीक्वेंस है। सबसे पहले हमें कौन सी जॉब दिखाई दे रही है? A, देन उसके बाद B, देन उसके बाद C, देन उसके बाद D, देन उसके बाद E। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी रूल यहां पर पूछा है, मैं उसी को फॉलो करता हूं। EDD। EDD मींस अर्ली ड्यू डेट। EDD को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा अर्ली ड्यू डेट। किसका ड्यू डेट पहले है? किस जॉब का ड्यू डेट पहले है? तो जॉब, देखो ड्यू डेट देखो यहां पर, सबसे पहले ड्यू डेट, अर्ली का मतलब जल्दी, पहले। ठीक है, तो C, D, E, B एंड A। सबसे पहले इसका आएगा और सबसे लास्ट में इसका आएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रायोरिटी रूल, एंड थर्ड प्रायोरिटी रूल यहां पर क्या लिखा हुआ है? LS, लीस्ट स्लैक। LS स्टैंड्स फॉर लीस्ट स्लैक। लीस्ट स्टैंड्स फॉर मिनिमम। लीस्ट का मतलब है मिनिमम, लीस्ट स्लैक। अच्छा देखो, स्लैक ये रहा, तो यहां पर लीस्ट स्लैक में लीस्ट वाले स्लैक यूज कर लेंगे हम। सबसे कम किसका स्लैक है? सबसे कम जो स्लैक है वो है डी का। डी का जो स्लैक है -5 है। देन उसके बाद सी का, देन उसके बाद ई। ए और बी का स्लैक सेम है, तो ए और बी का स्लैक सेम है ना, तो ए बी करो या फिर बी ए करो, दोनों ही सही है। दोनों में से एक ही करके आना है तुम्हें, या तुम दोनों भी कराना है, इससे कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्लैक सेम है ना, तो ये दोनों वाले जॉब्स पहले या बाद में कैसे भी कंप्लीट किए जा सकते हैं। लीस्ट स्लैक के बाद है एसपीटी, उसके बाद एलपीटी है।
तो नेक्स्ट है एसपीटी। एसपीटी का मतलब है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। एसपीटी स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो एलपीटी होता है। नेक्स्ट जो सीक्वेंस होता है वो एलपीटी होता है, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो देखो प्रोसेसिंग टाइम हमारा ये रहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, ये हमारा प्रोसेसिंग टाइम है। एसपीटी शॉर्टेस्ट से स्टार्ट करना है ना, तो शॉर्टेस्ट है EBCAD। EBCAD बिल्कुल करेक्ट है। EBCAD। EBCAD। और लॉन्गेस्ट करना है ना, तो यही रिवर्स में लिख देंगे, DACBE। एक लास्ट हमारा जो प्रायोरिटी रूल है उसको बोला जाता है CR और CRR, क्रिटिकल रेशो। क्रिटिकल रेशो प्रायोरिटी रूल है ना, ये हमें याद रखना है, ये हमेशा मिनिमम से स्टार्ट करना है हमें। मिनिमम क्रिटिकल रेशो से स्टार्ट करना है, मिनिमम से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम की तरफ जाएगा। एंड मिनिमम क्रिटिकल रेशो आ रहा है 0.375। मिनिमम क्रिटिकल रेशो है 0.375 फॉर डी, क्योंकि क्रिटिकल रेशो देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो मिनिमम क्रिटिकल रेशो है डी, देन सी, DCABE। DCABE। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। और ये तुम्हें थोड़ा सा सही ढंग से बनाकर आना है। मेरे पास तो यहाँ पर क्या है, ये लाइंस वगैरह नहीं होती है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ब्लैंक शीट ले रखी है, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा सही तरह से इसको रिप्रेजेंट करके आना है। एक एक दो दो लाइंस, एक एक लाइन का एटलीस्ट गैप दे देना। तुम एक प्रायोरिटी रूल लिखो, उसके बाद एक लाइन का गैप देके सेकंड प्रायोरिटी रूल के बारे में लिखना। तो और ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद वाले जो भी हमारे पास टॉपिक बचे, जैसे हम सिमुलेशन के एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का करेंगे। दो ही क्वेश्चन है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम ये पहले वाले पेज पर चला गया है, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस, इसके हम दो क्वेश्चन करेंगे। और ये वाले क्वेश्चन फिर हम चलो नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए फिर इतना ही काफी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग ध्यान रखना।